Hello bachcho, let's start this question. So this question says, in the case of constant alpha and beta of a transistor, first is alpha is equal to beta, second beta less than 1 but alpha is greater than 1, third is alpha beta is equal to 1 and fourth is beta is greater than 1 and alpha is less than 1. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज बतानी है कि उनकी वैल्यूज किस रेंज में लाई करती है। ठीक है, अब देखिए जो अल्फा और बीटा है ये क्या होता है, आपका करंट गेन होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा के आपका यहाँ पर करंट गेन है फॉर ए ट्रांजिस्टर। तो हम लिख सकते हैं कि की कॉन्सेप्ट इसका कि यहाँ पर करंट गेन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम इसको आगे और लिखते हैं। तो देखिए करंट गेन होता क्या है, देखिए एक होता है आपका बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, एक हम वो लिखते हैं, हम बीटा को हम लिखते हैं क्या, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ओके, तो देखिए ये क्या आपका बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बीटा की जो वैल्यू होती है, बीटा होती है आपकी आईसी डिवाइड बाई आईबी। ठीक है, आईसी है आपकी करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर और आईबी की है आपकी करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस, जो आपकी कलेक्टर और बेस से जो आपकी करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इस तरीके से आपकी करंट की यहाँ पर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका एमीटर होता है, जो आपकी टोटल करंट होती है, वो आपके एमीटर से पास होने के बाद कुछ करंट आपकी बेस पे पास हो जाती है और कुछ करंट आपकी कलेक्टर से जाती है। ठीक है, देखिए टोटल करंट जो आपकी एमीटर से जाती है, एमीटर जो आपका वी ई पोटेंशियल होता है, वहां से आपकी करंट आई पास होती है। और कुछ करंट क्या हो जाता है, जब आपके जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ट्रांजिस्टर, जैसे आपका पीएनपी है या एनपीएन है, तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर पास करते हैं, तो कुछ क्या करते हैं आपके बेस में जाके, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, तो बेस में कुछ रिकम्बाइन हो जाता है, रिकम्बाइन होने के कारण क्या आती है, आपकी आईबी आपकी बेस करंट आती है, जिसका मैग्नीट्यूड लेवल लगभग कुछ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर पर होती है। ठीक है, और जो आपकी आई होती है, आई क्या होती है, आपके एमिटर करंट, इसका ऑर्डर आपका मिली एम्पियर लगभग होता है। और जो आपकी कलेक्टर करंट होती है, ये लगभग आईई के बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये भी आपके मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। तो बेस करंट यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा लीस्ट होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम यहाँ पर बीटा बोलते हैं। और दूसरा आपको अल्फा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अल्फा होता है आपका एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, अल्फा को क्या लिखते हैं हम, एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये आपकी क्या है, अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम यहाँ पर अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आपकी आईसी डिवाइड बाय आईई। ठीक है, आईसी डिवाइड बाय आईई। ठीक है, ये होती है आपकी कलेक्टर करंट और ये आपकी ई वाली क्या है, आपकी एमीटर करंट। ठीक है, तो देखिए ये आपके अल्फा और बीटा की क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। तो चलिए अब हमसे उसने पूछा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मैं दोनों की वैल्यू हम खुद से फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बीटा सबसे पहले क्या है, बीटा इज डिफाइंड एज अवर आईसी डिवाइड बाई आईबी। ठीक है, कलेक्टर करंट डिवाइड बाई बेस करंट। तो देखिए जो आपकी बेस करंट होती है, बेस करंट आपकी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है, ये वैल्यू आपकी क्या होती है, स्मॉल होती है। और आईसी क्या होती है, आईसी आपकी वैल्यू मतलब जितनी टोटल करंट, देखिए ये आपका रिलेशन है जो आपको, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, टोटल एमिटर करंट होती है, जितनी एमिटर करंट होती है उसका 98% यानी कि मान लीजिए अगर आपके ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो 100 में से लगभग 98 इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्टर में चले जाते हैं और सिर्फ 2% इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका बेस से पास होते हैं। तो आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बेस से पास होंगे। ठीक है, तो हम आईसी और आईई की वैल्यू जो होती है, हम लिख लेते हैं कि आईसी और आईई की वैल्यू ये लगभग लगभग क्या होती है, आपकी बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू लगभग लगभग बराबर होती है। तो इससे आपकी जो बीटा की वैल्यू आएगी, देखिए बीटा की वैल्यू क्या आती है आपकी, इसकी बीटा की वैल्यू जो आपकी लगभग लगभग अराउंड बताऊं तो इसकी वैल्यू आपकी लार्ज होती है 20 से 30 तक, या फिर कुछ 50 अलग अलग के हिसाब से डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी क्यों होती है, मैंने इसका रीजन बता दिया। आपकी जो बेस करंट होती है, बेस करंट काफी स्मॉल होती है, बेस करंट स्मॉल होगी तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी लार्ज होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू अराउंड 20 30 50 इतनी क्वेश्चन में आपको गिवन रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब सेकंड टर्म है आपकी अल्फा, अल्फा को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा आपका आईसी डिवाइड बाय आईई होता है। ठीक है, अब देखिए आईसी और आईई ऑलमोस्ट लगभग लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, आईसी और आईई क्या होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, क्योंकि बेस करंट क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आईसी और आई, इसमें बड़ा कौन सा, आईसी आपका बड़ा है और आई इससे थोड़ा सा ही क्या है, थोड़ा सा ही छोटा है। तो जो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, लेस देन और इक्वल टू 1 आती है।
मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए IC इज लेस देन और इक्वल टू अवर IE। ठीक है, तो जो एमिटर करंट होता है और कलेक्टर करंट होता है, इक्वलिटी का अगर मैं साइन बताऊं, तो एमिटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग लगभग बराबर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो आपकी एमिटर करंट है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू IC, बिकॉज कुछ करंट का कंट्रीब्यूशन कहाँ चला जाता है, बेस में चला जाता है। तो यहाँ पर से हम ये दोनों रिजल्ट को बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या निकला, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, काफी ग्रेटर आएगी, तो हम उसको ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 से लेस आती है। ठीक है, 1 से लेस आती है। इसकी वैल्यू जैसे अल्फा की लेवल कभी 0.98, 0.97, इतनी आपकी अल्फा की वैल्यू होती है। और बीटा की वैल्यू मैंने आपको रेंज बता दिया है, 20, 30 या फिर 50 तक हो सकती है। और अल्फा की वैल्यू जो होती है आपकी 0.98, 0.97, इतनी तक होती है। ठीक है, तो दिस आर द सब्जेक्टिव वैल्यूज, ये सारी सब्जेक्टिव वैल्यूज हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए तो आपका ट्रू नहीं है। ऑप्शन वन में बोला है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो ये ऑप्शन तो आपका ट्रू हो नहीं सकता, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन टू में उसने बोला है कि बीटा लेस देन वन एंड अल्फा इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लेस देन वन होती है और बीटा ग्रेटर देन वन होता है, तो ये तो दोनों ही इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन थ्री में चलते हैं। ऑप्शन थ्री में बोला है इसने अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन, यानी कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा की वैल्यू आपकी वन से काफी बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और जो फोर्थ रिलेशन में गिवन है वो है कि बीटा इज ग्रेटर देन वन एंड अल्फा इज लेस देन वन। तो ये ऑप्शन क्या आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमने ये देखिए इन्फेरेंस निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।